हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये क्या चीज़ें हैं? स्टेट फंक्शन हर उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक हो और पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करती हो, और इसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स हों। जबकि पाथ फंक्शन होती तो मैक्रोस्कोपिक है लेकिन पाथ डिपेंडेंट होती है और उसकी इनिशियल फाइनल स्टेट भी नहीं होती। तो कौन सी है? वर्क एंड हीट। और स्टेट फंक्शन कौन से हैं? ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी एच, एंट्रोपी, और आखिर पे ये टी लिखा है, ये जी आना चाहिए, फ्री एनर्जी। और अमाउंट जो कि मोल की शक्ल में, क्वांटिटी की शक्ल में हो सकती है। ये सारी क्या है? स्टेट फंक्शंस हैं। जबकि पाथ फंक्शन कौन से हैं? पाथ फंक्शन जो हैं वो वर्क एंड हीट है, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। वर्क में हमें बताना पड़ेगा कि किस तरफ को वर्क हुआ है। हीट में बताना पड़ेगा डायरेक्शन होगी उसकी कि हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ गई है हीट, या कोल्ड से हॉट की तरफ आई है। तो इनका पाथ डिफाइन करना ज़रूरी है। और इनका डेल्टा भी नहीं होता, कभी वर्क का डेल्टा नहीं होता, वर्क हुआ या नहीं हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई या नहीं होती। अब हीट इक्वल टू होती है डेल्टा एच के, जो ट्रांसफरेबल हीट है। तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, जबकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होने वाली वो पाथ फंक्शन में आती है, नॉट अ स्टेट फंक्शन। उसके बाद वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी क्वांटिटी अक्सर पेपर में पूछी जाती है और एक सवाल इसमें से आने का चांस है। कौन सा स्टेट फंक्शन, कौन सा पाथ फंक्शन है? जो मैंने बता दिया आपको, ये टी की जगह आपको जी का मैंने बताया। वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो आइसोथर्मल, तो वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम होता है और ये होता है 2.3303 NRT log V2/V1। अब V2/V1 क्या है? V1 इनिशियल है वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, रिलेशन भी आ सकता है। अब जब यहाँ से डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज की वैल्यू निकालते हैं तो इसको टी पे डिवाइड कर दे तो एंट्रोपी चेंज का आंसर आ जाता है, जो पेपर में पिछली दफ़ा आया भी था। और इसका जो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क है वो डैट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V के बराबर ही होता है। सिंपल इरिवर्सिबल वर्क पूरा पूरा ही होता है। तो रिवर्सिबल में दो वॉल्यूम्स के दरमियान चूँकि घूमता है इस वर्क, मैक्सिमम है, तो इसलिए हमें दोनों वॉल्यूम को बताना पड़ा। जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क जो है वो हमेशा पी वी गैमा के बराबर होता है। गैमा जो है वो मुख्तलिफ, पीछे हम बात कर चुके हैं, गैमा CP/CV की रेशो है। यानी जो वर्क है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं कह चुका हूँ कि इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ज़ीरो हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। और यहाँ से अगर हीट ज़ीरो हो गई, पी क्यू माइनस पी डेल्टा वी, अगर हीट ज़ीरो हो गई तो माइनस उधर जाके इंटरनल एनर्जी चेंज डेट इज इक्वल टू वर्क के बराबर होती है। जबकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें डेल्टा ई ज़ीरो होता है और जो वर्क इज इक्वल टू होता है वो हीट के बराबर आता है। जितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये है जी इनका कुछ जो है वो नोटेशन, इनके रिलेशन वो ये मैंने लिख बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ज़ीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ। ज़ीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ क्या है? ज़ीरोथ लॉ कहता है अगर तीन हमारे पास सिस्टम हो ना, ए बी और सी, ए बी आपस में इक्विलिब्रियम में हो, ए और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी सी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये ज़ीरोथ लॉ है। जबकि फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता है, कम किया जा सकता। तो उसके मुताबिक जो डेल्टा ई जो होती है ना इंटरनल एनर्जी, वो क्यू माइनस वर्क के बराबर है, फर्स्ट लॉ का नोटेशन। और अगर हम वर्क का साइन कन्वेंशन इस्तेमाल कर दें तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू वर्क के बराबर आता है। तो दोनों किस्म के रिलेशन लिखे गए हैं। जब आप बता देते हैं कि वर्क इज़ वर्क ऑफ एक्सपेंशन तो फिर वर्क नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो अब ये है जी हमारे पास साइन कन्वेंशन के साथ हमने एनर्जी को भी, अपना डेल्टा ई को भी डिफ़ाइन कर दिया। इससे मुराद फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब हीट आप अब्ज़ॉर्ब करते हैं ना, हीट क्यू, तो या तो वो डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा हीट, या वर्क एबिलिटी, वर्क करेगा कोई सिस्टम।
तो इसलिए वो तीन चीज़ों के दरमियान घूमता है, वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसमें से कोई भी सवाल आपको इसका नोटेशन आ सकता है कैसे लिखते हैं और ये किन तीन के दरमियान होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी तो सम ऑफ टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक भी, पोटेंशियल भी इसमें आ जाती है। जबकि एंथैल्पी से मुराद सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो दो चीज़ें डिफाइन करती है, एक इंटरनल एनर्जी को और एक वर्क एबिलिटी को, पीवी। अब इसका डेल्टा, डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू वी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब कोई हीट अब्जॉर्ब होती है तो वो डेल्टा ई के बराबर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे अब्जॉर्ब होती है तो वो एंथैल्पी के बराबर होती है। और इनका आपस का रिलेशन क्या है ये भी मैं इधर लिख बता देता हूँ। ये इनका आपस का रिलेशन है कि डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, या डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, यानी ये इनका रिलेशन है। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करना है जब वॉल्यूम का चेंज दिया हो, और ये तब इस्तेमाल करना है जब मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दिए हों, क्योंकि डेल्टा एन इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। अब इस फार्मूले से एक बात समझी जा सकती है कि अगर तो डेल्टा वी 1 हो जाए, डेल्टा वी 0 हो जाए, बल्कि चेंज ना हो वॉल्यूम, इस केस में सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई के। और अगर नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस 0 हो जाए, यानी जिन गैसेस में नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, तो फिर भी डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई। तो मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर इक्वल फॉर लिक्विड, सॉलिड एंड व्हेन मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अगर ये कंडीशन ऐसे नहीं आती, और अगर ये तीन कंडीशन नहीं होती, तो फिर याद रखिए डेल्टा एच ग्रेटर दैन डेल्टा ई, यानी क्यू पी ग्रेटर दैन क्यू वी। ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद जी 12वां पॉइंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। ये क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि 100% जो है एनर्जी वर्क में कन्वर्टिंग हो सकती है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। कोई ऐसा इंजन नहीं है जो 100% हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके। जो आपने हीट दी, एक साइकिल पूरा करने के बाद कुछ हीट वापस आ जाती है। अब अगर जो हीट दी सारी की सारी इस्तेमाल हो जाए तो 100% वर्क में, अगर कुछ वापस आ गई तो फिर 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई। फिर आउटपुट में जो हीट का डिफरेंस है ना, वो आएगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। तो हीट, इसका फिर एक और ये डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में बताता है। हीट ट्रैवल फ्रॉम हमेशा कोल्ड से, हॉट से कोल्ड बॉडी, उसकी तरफ हीट स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ट्रांसफ़र होती है, और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपने हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ, कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करनी हो, तो फिर स्पॉन्टेनियसली चेंज नहीं होती, बल्कि उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में भी गाइड करता है। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र फॉर वर्क डन कैन चेंज एंट्रोपी, यानी हीट जो वर्क डन के लिए ट्रांसफ़र की जाए वो सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी को चेंज कर देती है। सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, सराउंडिंग की बढ़ेगी या कम होगी, और ओवरऑल एंट्रोपी इन दोनों की कैलकुलेट करके हम डेल्टा एस चेंज कैलकुलेट करेंगे। ये डेल्टा एस ज़ीरो होता है अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो, और डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होता है किस केस में? जब आपका इरिवर्सिबल वर्क हो। उसके बाद एनी प्रोसेस इन नेचर इंक्रीज, क्योंकि नेचर का प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, लिहाजा इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। उसके बाद एंट्रोपी एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि माइक्रो स्टेट्स को शो करती है, और उसका फार्मूला ये है, एस इज इक्वल टू के लॉग नेचुरल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर माइक्रो स्टेट्स, के फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जितनी माइक्रो स्टेट बढ़ेंगी एंट्रोपी उतनी बढ़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंट्रोपी प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब कारनोट साइकिल, कारनोट साइकिल और उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हम उसको डिस्कस करेंगे। कारनोट साइकिल क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल इंजन का एक साइकिल है, a cyclic process to convert maximum energy into work. Hot and cold reservoir are there and transfer of heat occurs from hot to cold reservoir. यानी एक तरफ हॉट, ये समझिए हॉट है, ये कोल्ड रेजरवियर है, हीट इधर तो जानी है, और फिर इस गैस ने ऑपरेट इस तरह करना है कि इसने जो है वो वर्क करना है, और वर्क करने के बाद
ये जो पिस्टन है इसने वर्क करके इधर जाना है, उसके बाद इसने वापस आ जाना है, इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं और कार्नोट साइकिल बोलते हैं। 4 स्टेजेस हैं इसकी। पहली स्टेज है जिसमें जो हीट दी जाती है तो हीट अब्जॉर्ब करके सिस्टम सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें सिस्टम वर्क तो करता है लेकिन टेम्परेचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती क्योंकि हमने हीट जो दे दी वर्क करने के लिए। अब अगली स्टेज ये है कि अब टेम्परेचर तो उतना ही रहा लेकिन हीट दूसरी स्टेज में उसको हीट नहीं मिलती, बल्कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर को इस्तेमाल करके कोई भी आपका सिस्टम अपना वर्क करता है और पिस्टन यहाँ पहुँच जाता है। तीसरा है सिस्टम जो है वो वापस जाता है, एक्सपेंशन के बाद कंप्रेशन होती है और इसमें भी हीट जो है वो खारिज नहीं होती, यानी ये भी, बल्कि इसमें हीट खारिज होती है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। चौथे नंबर पर फिर जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है और अब हीट तो नहीं खारिज होती, सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो उसको बरूए कार लाकर एक्सपेंशन की बजाय कंप्रेशन का काम करता है। तो 4 किस्म के उसके साइकिल हैं। तो पहले साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहले में, दूसरे स्टेज में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरे में आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथे में एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 किस्म के उसके होते हैं और ये इसको यूँ शो किया जाता है। इस तरफ वॉल्यूम ले लिया, इस तरफ हमने ले लिया होता है प्रेशर। तो एक्सपेंशन होती है तो प्रेशर कम होती है, प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। फिर एक्सपेंशन हुई, ये पहले वाली एक्सपेंशन आइसोथर्मल है और ये वाली एडियाबैटिक। उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है। फिर कंप्रेशन होती है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये दोनों प्रोसेस एडियाबैटिक हैं, ये दोनों आइसोथर्मल है। तो सिस्टम दोबारा अपनी असली हालत में चला जाता है इस जगह पर। तो डैट इज़ हम इसको कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में आप वर्क डन देख लें। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में चूँकि वर्क हीट की वजह से होता है और डेल्टा ई ज़ीरो है तो इसके बराबर आता है। एडियाबैटिक में वर्क जो है इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है और इंटरनल एनर्जी सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी। तो वर्क जो है वो हमने पढ़ा है डेल्टा ई के बराबर है, तो डेल्टा ई बराबर है सी वी और डेल्टा टी के, डेल्टा टी टी टू माइनस टी वन। तो ये वर्क आ गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन में दोबारा वर्क हीट की वजह से हुआ, वो ये आ गया। अब की बार थोड़ा इसको ज़रा देख लें। हमेशा फाइनल वर्क ऊपर और इनिशियल वर्क नीचे आता है। तो W4 ओवर W3 लिखा हमने, लेकिन हमने साइन लगाया माइनस का, ये देख सकते हैं आप शुरू में माइनस का साइन। फाइनल वर्क हमेशा ऊपर, इनिशियल वर्क नीचे। अब माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है। एक्सपेंशन में जो हमने पॉजिटिव का साइन लगाया क्योंकि नेगेटिव हीट के बराबर आता था ना, तो इसलिए हमने ये साइन कन्वेंशन इस्तेमाल की। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब V3 और V4 करना हो तो फिर ये साइन जो है वो नेगेटिव का ख़त्म हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। जब आपने V3 ऊपर V4 नीचे ले आए तो ये नेगेटिव शुरू वाला ख़त्म हो गया। जबकि एडियाबैटिक कंप्रेशन का जो वर्क आया वो ये आ गया, जो इस वर्क के बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में था। अब चारों वर्क जो है हमने ऐड कर दिए, 4 स्टेजेस के वर्क, ये तो इससे कैंसिल हो गया और बाकी ये 2 वर्क ये ऐड हो गए। अब कौन कौन से वर्क ऐड हुए हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का और कंप्रेशन का, बाकी ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे। ये जो दोनों ऐड हुए हैं ये दर हकीकत पहला हीट अब्जॉर्ब करके हुआ, दूसरा हीट निकाल के हुआ। तो अब हीट अब्जॉर्ब ओवर हीट उसकी ने जो निकाली है उसका डिफरेंस उस हीट के बराबर होगा जिस हीट को सिस्टम ने वर्क करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो वर्क आउटपुट जो होगी वो इसके बराबर होगी Q2 माइनस Q1। और जो एफिशिएंसी है अगर हम देखें तो वो आउटपुट ओवर इनपुट के बराबर होती है, यानी वर्क ओवर हीट, टोटल जो हीट हमने उसको दी है। तो Q2 माइनस Q1 जो वर्क में कन्वर्ट हुई है और Q2 उसकी इनिशियल हीट जो उसको दी थी, या इसको हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं ओवर T2। ठीक है, इसको हम, अब इसका आंसर Q2 माइनस के ये आंसर आ जाता है 1 माइनस
Q1/Q2। अब अगर सिस्टम ने हीट बिल्कुल नहीं निकाली तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और एफिशिएंसी 100% आएगी। या ये हमने अभी कहा है ना, जो T1/T2, सिस्टम ने हीट बिल्कुल नहीं निकाली और उसका जो टेम्परेचर जो पहले था वो T2 था, बाद में T1 रह गया। अगर T1 ज़ीरो है बिल्कुल, यानी ज़ीरो केल्विन, तो फिर भी एफिशिएंसी 100%। यहीं से ज़ीरो केल्विन की बुनियाद पड़ी थी कि वो टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम हीट वर्क में कन्वर्ट होती है जो हम उसको देते हैं और वो हमें वापस ना करे सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस के बाद, तो डैट इज़ मैक्सिमम। तो इसलिए एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट्स बिटवीन विच प्रोसेस अकर। टेम्परेचर लिमिट T1 T2 इनके दरमियान। अब T1 ज़ीरो हो जाए तो फिर मैक्सिमम जो है वो वर्क आएगा। इफ़ T1 इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो देन 100% एफिशिएंसी विच इज़ इम्पॉसिबल। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो की अटेनमेंट इम्पॉसिबल है। उसके बाद एंट्रोपी जो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैंने बताया था टेम्परेचर प्रेशर पर। तो एंट्रोपी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है Q/T। तो हीट कंटेंट्स एट एनी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, हीट जो सिस्टम की है सराउंडिंग की हीट एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज एंट्रोपी। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जैसा कि मैंने बताया एंट्रोपी ज़ीरो होती है, जैसा कार्नोट साइकिल में ओवरऑल एंट्रोपी। और इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होती है, क्योंकि Q2-Q1 ग्रेटर दैन होता है T2-T1। फॉर अ इरिवर्सिबल नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसके लिए एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, इंक्रीज़ करती रहती है। अब एंट्रोपी का प्रेशर से ये रिलेशनशिप है, ये आया हुआ है पेपर में 2.303 NR लॉग। ये जो P1 P2 लिखा है ना, आप इससे मुराद इनिशियल और फाइनल प्रेशर भी ले सकते हैं। P1 इनिशियल पहला प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर दूसरा प्रेशर। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर जिस पर एंट्रोपी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। उसका ये फार्मूला है हमारे पास, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। उसमें T2/T1 और साथ C भी आ जाएगा। ये फार्मूले आपको MCQs में आ सकते हैं या इसका आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ज़ीरो अब्सोलूट हो ना, अब्सोलूट ज़ीरो टेम्परेचर हो तो एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है और सब्सटेंस हमेशा परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा, यानी उसके अंदर रैंडमनेस होगी नहीं। अब फ्री एनर्जी क्या है? इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। हेल्म होल्ड फ्री एनर्जी, सारा जो वर्क है ना, मैक्सिमम वर्क, हेल्म होल्ड फ्री एनर्जी को डेल्टा ए से शो करते हैं, तो वो इक्वल टू होती है वर्क मैक्सिमम। अब गिब्स फ्री एनर्जी, असल हमने इस पे फोकस करना है। गिब्स फ्री एनर्जी कहती है ऐसे नहीं, वर्क को हम पी डेल्टा वी से शो करते हैं, ये तो एक्सपेंशनल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है। टोटल वर्क में से अगर आप मैकेनिकल वर्क माइनस कर दोगे तो नॉन मैकेनिकल वर्क, जिससे रिएक्शन हो सकता है, जिससे एब्जॉर्प्शन हो सकती है, सिस्टम कोई ना कोई अपनी एबिलिटी वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, डैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी। नॉन मैकेनिकल वर्क, ऑल द वर्क एक्सेप्ट एक्सपेंशनल वर्क इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब उसका फार्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इस इक्वेशन में तीनों थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी आपस में अटैच है। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी यूज़फुल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेगेटिव साइन शो करता है कि गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आए नॉन स्पॉन्टेनियस है, गिब्स फ्री एनर्जी ज़ीरो आए तो इक्विलिब्रियम। याद रखिए डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे ज़ीरो होता है और डेल्टा एस भी जो है वो इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम होता है। याद रखिए इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस मैक्सिमम और डेल्टा जी ज़ीरो होता है। ये फ़र्क याद रखिएगा, ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर और प्रेशर से क्या ताल्लुक़ है? तो जनाब ये आप टेम्परेचर और ये प्रेशर से इसका ताल्लुक़ है। तो प्रेशर के साथ ये ताल्लुक़ का एक हमारे पास ये एक हमारे पास इक्वेशन भी आ जाती है। तो ये वही है जो कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस मैक्सिमम 2.33 NRT log P2/P1 डेल्टा जी। फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ये रिलेशनशिप है डेल्टा जी माइनस इक्वल टू माइनस RT लॉग नेचुरल। और ये डेल्टा जी के ऊपर जो ज़ीरो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में,
सेल पोटेंशियल के साथ उसका ये ताल्लुक है, डेल्टा जी इक्वल माइनस एन एफ ई, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एफ फॉर फेराडे जो कि 96,500 कूलम के बराबर है, और ई फॉर जो सेल का पोटेंशियल है। अब क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, जब असल चीज़ है सिर्फ डेल्टा जी की डायरेक्शन, डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह डेल्टा एच भी आमतौर पर नेगेटिव मोस्टली होता है और पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एस की जो वैल्यू ना, आप ज़रा इक्वेशन देखें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर ये नहीं नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, अब अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव चाहिए आपको तो फिर इसका क्या बनेगा, नेगेटिव के साथ डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये चीज़ नेगेटिव रहेगी और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो डेट इज़ स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया डेल्टा एस पॉजिटिव होगा एट हाई टेम्परेचर, डेल्टा एस नेगेटिव हो सकता है एट लो टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनियस, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस में इसके उलट है सारा प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 18 है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसमें दो बातें पूछी जाती हैं कि ये क्या बताती है, टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है वेपर प्रेशर पर कि किस तरह वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, और दूसरा फिर ये इक्वेशन क्या है बेसिकली लॉग P2 ओवर V1 इनिशियल फाइनल जो प्रेशर और डेल्टा एच वी ओवर 2.303 R और ये रिलेशन T2 ओवर T1, जबकि डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है फेज़ चेंज में, जब कोई चीज़ लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा हो तो उस इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है ये वो बताती है, और ये इक्वेशन भी अच्छी तरह देख लें। वॉन ऑफ इक्वेशन इसके बरक्स ये प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर के बारे में बताती है, Kp2 ओवर Kp1, बाकी राइट हैंड साइड इसकी सेम है। तो वॉन्ट हूफ में और क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में ये फ़र्क है, आप इसको अच्छी तरह देख लें। अब केमिकल पोटेंशियल का होता है, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं किसी भी सब्सटेंस की चेंज इन फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स मोल्स, और इसको पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट है मेरा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे इंडिपेंडेंट होती हैं और एक्सटेंसिव जो मास या क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। इंटेंसिव कौन सी हैं? बॉइलिंग पॉइंट, कलर, मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। लस्ट्रस, टेम्परेचर, हार्डनेस, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये मास पे डिपेंड नहीं करती। जबकि सारी जो स्टेट फंक्शन वगैरह जो होते हैं ना, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, जी, फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, मास, साइज़, ये सारी क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें से एमसीक्यूज़ आता है कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी इंटेंसिव, लाइक स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन जैसा इसमें से एमसीक्यूज़ आपको आ सकता है। तो ये कुछ 21 पॉइंट है थर्मोडायनामिक्स के जो मैंने लेक्चर्स के पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। तो हर दफ़ा जो है वो इन्हीं में से 3 से 4 पॉइंट आ जाते हैं। तो इस पॉइंट चीज़ को सामने रखते हुए आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फार्मूले हैं वो फार्मूले सम टाइम उसका न्यूमेरिकल छोटा सा आ जाता है, इसलिए उन फार्मूलों को लिख के आप अच्छी तरह याद कर लें। शुक्रिया।